गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी सेकेंड यूनिट का 7 चैप्टर यूनियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि संघीय कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। आप 6 चैप्टर में पढ़ चुके हैं संघीय कार्यपालिका के दो महत्वपूर्ण पद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उनके चुनने की प्रक्रिया, उनकी योग्यताएं और उनकी कार्यप्रणाली, शक्तियां और क्षमता। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिपरिषद का निर्माण कैसे होता है, संगठन क्या है और प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है, जो कि संघीय कार्यपालिका के दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण अंग है। शुरुआत करने से पहले मैं एक इंट्रोडक्टरी इसका सेशन करना चाहूँगी। भूमिका में हम लिख सकते हैं कि भारत में जो संसदीय प्रणाली है, इस संसदीय प्रणाली के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जहां नाम मात्र का मुखिया है, यानी कि देश का संवैधानिक मुखिया जरूर है, सारे देश को चलाने के काम, देश के प्रशासनिक काम जो है राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता, शासन प्रणाली नहीं चल सकती। लेकिन वास्तव में जो वास्तविक मुखिया है वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद है। आर्टिकल 74, जो आप पिछले वीडियोस में भी पता आपको होगा कि अनुच्छेद 74 जो है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है देश को लेकर कोई भी काम करेगा तो वो उसके लिए उसे प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह लेना अनिवार्य हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है वास्तविक कार्यपालिका जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर 6 में हमने जो है एक संवैधानिक मुखिया के तौर पर एक नाम मात्र की कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। आज हम जो वास्तविक देश को चलाने वाली कार्यपालिका है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसे हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहेंगे, और प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, इनको कहेंगे, इनको आज हम पढ़ने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वास्तव में पूरे मंत्रिपरिषद की एक धुरी होता है। प्राइम मिनिस्टर को इसीलिए गुरुत्वाकर्षण का केंद्र भी कहा जाता है, पूरी शासन प्रणाली की धुरी भी कहा जाता है, राजनीतिक व्यवस्था की धुरी, देश का हृदय, बहुत सारे नामों से जाना जाता है प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि वास्तव में जो है प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसमें हम बताएंगे कि मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिपरिषद का निर्माण कैसे होता है, मंत्रिपरिषद की संरचना कैसे होती है, इसमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व या कार्य कौन कौन से हैं। सबसे हम पहले चलते हैं कि मंत्रिपरिषद होता क्या है। देखिए, मंत्रिपरिषद का जो जिक्र है वो भारत के संविधान जो है अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 75 में दिया गया है, जिसमें ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 74 में जो कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और इसी प्रकार अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो ये दो महत्वपूर्ण आर्टिकल मैंने अभी पढ़े, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74 बताता है कि एक मंत्रिपरिषद होगा जो कि सलाह देगा राष्ट्रपति को उसके कार्यों को करने के लिए, और अनुच्छेद 75 उसके जो है निर्माण की प्रक्रिया को बताता है कि मंत्रिपरिषद बनेगा कैसे। देखिए, मंत्रिपरिषद में महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं जो कि देश को चलाने का काम करते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री आ जाते हैं और उनका मंत्रिमंडल भी आता है, और भी बहुत सारी श्रेणियां हैं। तो सबसे पहले हम ये आर्टिकल जो है इनको ध्यान में रखेंगे, अनुच्छेद 74 और 75। उसके बाद हम चलते हैं कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन आता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर कई कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री, और फिर आते हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यानी कि उप प्रधानमंत्री। तो ये आपके मंत्रिपरिषद का खाका है, ड्राफ्ट है। मंत्रिपरिषद में आप इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण अंग, या फिर यूं कहें कि मंत्रिपरिषद को बनाने वाला कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद जो है में महत्वपूर्ण विभाग आते हैं, मंत्रिपरिषद में जो है महत्वपूर्ण कैटेगरीज हैं, श्रेणियां हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैबिनेट मंत्री को। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल जो है ये
बहुत ही कोर या यूँ कहें कि प्राइम मिनिस्टर का बहुत ही खास जो मंत्री हैं वो शामिल होते हैं। इसमें 15 से 20 या 20 से 30 के बीच में ही मंत्री होते हैं जो कि स्वतंत्र तौर पर किसी ना किसी बड़े मंत्रालय के अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि विदेश मंत्री है, वित्त मंत्री है, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये कैबिनेट के मंत्री आते हैं। बहुत सारे देखो, देश को चलाने का पूरा काम प्राइम मिनिस्टर के जिम्मे होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर सारे डिसीजन खुद नहीं ले सकता। उनके डिसीजंस लेने के लिए बहुत सारे मंत्री होते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है कैबिनेट मंत्री सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कैबिनेट मंत्री एक महत्वपूर्ण अंग है हमारी जो है मंत्रिपरिषद का। उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री के बाद बहुत सारे ऐसे मंत्री होते हैं जो कि एक कैबिनेट मंत्रालय के जो है या जो महत्वपूर्ण जो मंत्री है जिनके पास पूरा विभाग होता है, उनकी सहायता करने के लिए होते हैं। इस कैटेगरी में हम राज्य मंत्री को भी लेंगे और उप मंत्री को भी लेंगे। देखिए, कैबिनेट मंत्री की जो है इनकी बैठकें सप्ताह में एक बार जरूर प्राइम मिनिस्टर के साथ होती हैं, जो देश में चल रहे वाद विवादों या देश की सुरक्षा या देश के हित या देश के जो है विकास के बारे में बात करते हैं। महत्वपूर्ण फैसले प्राइम मिनिस्टर इन कैबिनेट मंत्री की सलाह के साथ करते हैं, लेकिन इनका इन जो फैसले लिए गए हैं, इनका इम्प्लीमेंशन यानी कि इनका जो है लागू करने का तरीका क्या होगा, कैसे लागू होंगे, इसमें सहायता करने के लिए जो है कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों की सलाह लेते हैं। राज्य मंत्री और उप मंत्रियों की जो मीटिंग है, खासतौर पे राज्य मंत्री ऐसा नहीं है कि कैबिनेट मंत्रियों की तरह बहुत अधिक मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हो, नहीं, उनको जब ज़रूरत होता है तभी ही मीटिंग में बुलाया जाए। इसी तरह से उप मंत्री जो होते हैं उनके कभी भी प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग नहीं होती है। ये सिर्फ जो कैबिनेट मंत्री है इनके सहयोगी के तौर पर काम करते हैं। इनको सलाह मशवरा देने का मतलब कैबिनेट मंत्री जो है उप मंत्रियों के एक सबऑर्डिनेट होते हैं। कैबिनेट मंत्री इनको आदेश देते हैं, तब उप मंत्री करते हैं। इनकी कभी प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठक नहीं होती है। इसी तरह से राज्य मंत्री भी सहायक के तौर पर ही काम करते हैं, लेकिन राज्य मंत्री प्राइम मिनिस्टर के साथ कभी कभी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। वहीं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो होते हैं, इनको कुछ विशेष मंत्रालय दे दिए जाते हैं। और इनको विशेष मंत्रालय देने का मतलब ये नहीं है कि ये कैबिनेट मंत्रियों की तरह महत्वपूर्ण हो गए हैं। कम महत्वपूर्ण मंत्रालय इन राज्य मंत्रियों को दिए जाते हैं। और अगर कैबिनेट मंत्री की प्राइम मिनिस्टर के साथ जब मीटिंग हो रही हो और लगे कि कोई राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से संबंधित किसी सूची का विषय है या कोई इम्पोर्टेंट नोट है, तो उस स्वतंत्र प्रभार के पर्टिकुलर विशेष मंत्री को उस मीटिंग में बुलाया जा सकता है। अगर हम मोदी गवर्नमेंट की बात करें तो मोदी गवर्नमेंट में जो जो महत्वपूर्ण पद है, महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, प्रधानमंत्री ने अपने 24 कैबिनेट मंत्रियों को इसके अंतर्गत रखा है। इसी तरह से अगर राज्य मंत्रियों की बात करें तो 33 राज्य मंत्रियों को रखा है जो कि अन्य काम करेंगे। उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है वो 9 मंत्रियों को रखा है। मोदी कैबिनेट में जो है मंत्री परिषद में है, उप मंत्री पद है ही नहीं। तो ये जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जब भी अपनी मंत्री परिषद का निर्माण करेगा उसमें उप मंत्री को भी शामिल करे। उप मंत्री को एग्जेम्प्ट भी किया जा सकता है। तो अभी वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके जो है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव से मिलकर उन्होंने अपने मंत्री परिषद का निर्माण किया है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया है कि ये इनमें डिफरेंस क्या क्या है। अब हम इस पर्टिकुलर डायग्राम के तहत समझ सकते हैं कि मान लीजिए पूरा सर्कल है जो कि मंत्री परिषद कहलाता है। ये पूरा बड़ा सर्कल मंत्री परिषद है। इसके अंदर ही प्राइम मिनिस्टर आएगा और प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द घूमते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य प्रभार, स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये पांचों ही मंत्री परिषद का हिस्सा हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इनके बीच में मुख्य केंद्र है, जो कि वास्तव में धुरी है पूरे मंत्री परिषद की, जो कि कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है नियुक्त करने के लिए, राज्य मंत्रियों की, स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों की और उप मंत्रियों की भी। अब हम फिर से लास्ट स्लाइड पे चलते हैं।
अब देखिए इसमें मंत्रिपरिषद का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री को चुना जाता है। प्रधानमंत्री को कैसे चुने जाते हैं, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा में जिसको भी बहुमत मिला है, उस बहुमत मिलने वाले पार्टी का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन नियुक्ति क्या होगी, बहुमत दल का नेता होना जरूरी है। राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति एक शर्त पर कर सकता है। अगर किसी को भी बहुमत ना मिला हो किसी भी पार्टी को, तो वो अपनी इच्छा से किसी को नियुक्त कर सकता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर समय दे देता है राष्ट्रपति ऐसे प्रधानमंत्री को कि वो अपना बहुमत सुनिश्चित करें। ये मैं राष्ट्रपति की शक्तियों में भी आपको चीज़ें समझा चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ऐसे नियुक्त हो जाता है। फिर वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री। हालांकि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन वास्तव में उसे प्रधानमंत्री की सलाह लेनी पड़ती है। प्रधानमंत्री जिसे कहेगा उसे ही राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद में लेकर आना पड़ता है। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद का निर्माण हो जाता है। इसके लिए कोई अलग से इलेक्शंस नहीं होते। प्रधानमंत्री ही सिफारिश करता है राष्ट्रपति को कि मैं अपने मंत्रिपरिषद में इन मंत्रियों को लेना चाहता हूँ, तो राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति कर देता है। राष्ट्रपति की यहाँ कोई मर्जी नहीं चलती कि वो मंत्रिपरिषद को अपनी तरफ से नियुक्त करे। केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वो नियुक्त कर सकते हैं मंत्रिपरिषद के कैबिनेट मंत्रियों को, राज्य मंत्रियों को और अन्य मंत्रियों को भी। प्रधानमंत्री इसके मामले में एक सूची बनाकर देगा और उस सूची को राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। फिर है जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का सदस्य मतलब राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर कोई मंत्री बनना भी चाह रहा है तो उसको पहले दोनों सदनों में से किसी एक सदन का बनना पड़ेगा, सदस्य बनना पड़ेगा। और इसके लिए एक पर्टिकुलर समय है 6 महीने का। 6 महीने के अंदर अंदर उसे इस सदन की सदस्यता ग्रहण करनी ही पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को एक एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं बताना चाहूँ कि एस जयशंकर जो हैं 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार बनी थी, जो पूर्व विदेश सचिव थे हमारे जयशंकर को विदेश कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया था, वो संसद के सदस्य नहीं थे। तो एक 6 महीने का समय दिया जाता है संसद के सदस्य बनने के लिए। तो वो राज्यसभा की कोई सीट खाली हो तो उसके तहत उनको नियुक्त करके भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर ये फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी मंत्री को अगर बना दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है, तो उसे सदन का सदस्य बनना ही पड़ेगा। मंत्रिपरिषद की विभिन्न जो संरचना है यानी कि 4 अंग हैं वो मैं बता चुकी हूँ। कैबिनेट मंत्री होते हैं, और भी जो उप मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। ये पहला अंतर तो आप समझ ही चुके होंगे कि मंत्रिपरिषद का अंग मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल का अंग मंत्रिपरिषद नहीं है। ये मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि एक गोला है, गोले के अंदर मंत्रिमंडल है, पूरा गोला मंत्रिपरिषद और उसके अंदर मंत्रिमंडल है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि मंत्रिपरिषद की अगर संख्या के आधार पर अंतर किया जाए तो मंत्रिपरिषद में संख्या भी बहुत अधिक होगी। इसमें 50 से 70 सदस्य हो सकते हैं। बट मंत्रिमंडल जो है बहुत ही कोर होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं मंत्रिमंडल के पास। तो ये कितने होंगे, 15 से 20 होंगे। और देखिए एक मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का एक मैं बीच में फैक्ट बताना भूल गई कि 2004 में 51वां संविधान संशोधन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसमें इस संविधान संशोधन में ये कह दिया गया था कि मंत्रिपरिषद की जो संख्या होगी वो सदन की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 15%, यानी कि अगर आप लोकसभा के 545 सदस्य हैं तो उनका 15% मतलब कि लगभग जो है 70 to 80 के बीच में ही इन मंत्रिपरिषद की संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी मंत्रालय अपनी तरफ से बना दिया मंत्री पद बांटने के लिए क्या है 136 से 137 मंत्री बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मंत्रिपरिषद की संख्या के आधार पर देखा जाए तो संख्या बहुत अधिक होती है मंत्रियों की, मंत्रिमंडल की क्या होती है, संख्या कम होती है। दूसरा अगर पॉइंट देखा जाए तो मंत्रिपरिषद में छोटे और बड़े सभी मंत्री शामिल होते हैं, मंत्रिमंडल में केवल बड़े मंत्री शामिल होते हैं। अगर मंत्रिपरिषद की
की बैठकों की बात करें तो मंत्रिपरिषद की बैठकें बहुत ही कम होती हैं। ज़्यादातर सप्ताह में एक बार बैठक किसकी होती है? मंत्रिमंडल की होती है, प्रधानमंत्री के साथ। इसी तरह से जितने महत्वपूर्ण पद होते हैं वो सारे मंत्रिमंडल के पास होते हैं, मंत्रिपरिषद के पास सारे महत्वपूर्ण पद नहीं होते हैं। इसी तरह से संविधान के जो अनुच्छेद 74 है, राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार किया गया है, वो अनुच्छेद 352 में। 74 में तो मंत्रिपरिषद का इस्तेमाल किया गया है और मंत्रिमंडल का 352 अनुच्छेद में इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी आप इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे चीज़ को। इसके अलावा उप प्रधानमंत्री पद कोई संविधान में दिया ही नहीं गया है, लेकिन समय समय पर उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। लास्ट उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। अभी कोई उप प्रधानमंत्री पद है ही नहीं। तो अभी के लिए आप इतना ही पढ़ेंगे।